नमस्ते दोस्तों। आज की इस क्लास में अब हम डिस्कस करने वाले हैं अल नीनो एंड ला नीना। ये क्या होता है, इस बार भारत का मानसून क्यों लेट हो रहा है, इन सभी की अच्छे से अपन पूरे कंसेप्ट को अच्छे से समझेंगे कि कैसे ये काम करता है। ठीक है, हमने साथ में मैप भी लगा दिया जिसकी वजह से आपको समझने में आसानी हो। ठीक है, तो सबसे पहले तो डिस्कस कर लेते हैं कि इस बार जो है ना वो सुपर अल नीनो की घटना बताई जा रही है 2026 वाली, इसीलिए भारत का जो अभी तक का मानसून है ना वो लेट हुआ है ना, और कहीं ना कहीं 50 से 60% कमजोर भी होने की संभावना है। ठीक है, पिछले वर्षों की तुलना में। अब देखिए, ये सारा कंटेंट दे रखा है, लेकिन मैं आपको मैप के थ्रू अच्छे से समझाता हूँ, फिर भारत के ऊपर इसके क्या इम्पैक्ट पड़ेंगे उसको भी जानेंगे। ठीक है, अब देखिए, ये होती है नॉर्मल कंडीशन। ठीक है, ये ला नीना वाली कंडीशन है और ये अल नीनो। ठीक है, अब देखिए, आप सभी को बताएं, जैसे ये ग्लोब देखा होगा ना आपने, 0 डिग्री, ये कर्क रेखा वाला क्षेत्र मान लो, ये होगा मकर रेखा वाला। अब यहाँ से जो पवनें चलती है ना, ठीक है, इस तरीके से चलती है। दोनों व्यापारिक पवनें होती है जो कि दक्षिणी पूर्वी दिशा से, ठीक है, और ये उत्तरी पूर्वी दिशा से चलती है। ठीक है, तब अब इनमें क्या होता है, कभी-कभी जैसे मान लीजिए आपने आप समझते हो कि भाई क्लाइमेट चेंज हो रहा है जिसकी वजह से टेम्परेचर है ना वो ऊपर-नीचे होता रहता है। ठीक है, उसकी वजह से क्या होता है, पवनों की गति में भी बदलाव होता है। ठीक है ना, और इन्हीं की वजह से क्या होता है, ये जो अभी जो इम्पैक्ट देखेंगे ना उसमें आपको इसका इम्पैक्ट जरूर दिखेगा। जैसे कि एक नॉर्मल कंडीशन देखते हैं ना कि ये जो इक्वेटोरियल विंड्स होती है इस तरीके से चलती है, मैंने बताया ना कि ये दक्षिणी पूर्वी और ये उत्तरी पूर्वी। ठीक है, इस तरीके से ये पवनें 0 डिग्री की तरफ बढ़ती है, तो ये पवनें इस तरीके से बढ़ती है, तो ये इस वाली महासागरीय धारा को इक्वेटोरियल रीजन पर पूर्व से पश्चिमी पश्चिमी दिशा में ये बहाना शुरू कर लेती है। ठीक है, तो नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है कि ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी जो भाग है ना वहां पर गर्म पानी इकट्ठा रहता है, ये होती है नॉर्मल कंडीशन। ठीक है, अब देखिए, इसमें बहुत बार क्या होता है पता है, बहुत बार ये होता है कि अ, मान लीजिए इधर ये पानी बहना शुरू हुआ। ठीक है, ये कभी कभी बहुत स्ट्रांग हो जाती है ये पवनी, क्योंकि ये मान लीजिए लो प्रेशर बहुत ज्यादा क्रिएट हो गया इस तरफ, ठीक है ना, गर्म पानी की वजह से तो बहुत ज्यादा स्पीड हो जाएगी विंड्स की, तो यहाँ पर बहुत ज्यादा पानी इकट्ठा हो जाता है गर्म। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि ये जो इक्वेटोरियल जो विंड्स है ना, ये जो व्यापारिक पवने हैं वो स्ट्रांग हो जाती है बहना, तो क्या होता है, यहाँ पर ला नीना कंडीशन हो जाती है, मतलब कि बहुत ज्यादा मात्रा में यहाँ पर गर्म पानी इकट्ठा हो जाता है, जो कि कहीं ना कहीं भारतीय मानसून है ना उसके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। क्यों? क्योंकि यहाँ से अगर गर्म पानी यहाँ से पवनें ऊपर उठेगी, ठीक है ना? और वो कहीं न कहीं गर्म पानी से हवा जब ऊपर उठती है, तो अपने साथ में मॉइस्चर लेकर के उठती है। तो कहीं न कहीं वो भारत के मानसून के लिए अच्छा इम्पैक्ट डालती है। ठीक है? ये तो हो गई ला नीना वाली बात। अब क्या होता है, मान लीजिए यहाँ पर पानी इकट्ठा हो गया, ठीक है? अब क्या होगा? यहाँ का समुद्री जल स्तर तो ऊपर उठ जाएगा। यहाँ से पानी हटा है तो यहाँ तक ऑब्वियसली मतलब 1 सेंटीमीटर हो चाहे 2 सेंटीमीटर हो, पानी तो नीचे रहेगा। तो इसको फिर क्या होता है कि मतलब क्या कहते हैं कि इसको संतुलित करने के लिए ये वापस पानी, जैसे ये हवाएं थोड़ी सी भी कमजोर होगी ना, तो ये हवाएं वापस अपने द्वारा लाए गए जल को इस तरह बहाना शुरू कर देती है। ठीक है, अब इससे क्या हो जाएगा, मान लीजिए ये हवाएं कमजोर पड़ गई, ठीक है, तो ये अब इतनी मात्रा में पानी लेकर के नहीं ले जा पा रही है महासागरीय धाराओं को अपने साथ में, तो ये क्या हो जाएगा, पीछे की तरफ वापस बढ़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो पानी का जल स्तर बैठ गया नीचे, वो संतुलित करने के लिए ये पानी वापस इस तरफ बढ़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो अब जब इस तरह पानी बढ़ना शुरू हो गया और क्लाइमेट चेंज, टेम्परेचर चेंज, इन सब की वजह से यहाँ पर पानी, गर्म पानी इकट्ठा हो गया, यहाँ पर पानी ठंडा हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ से पानी जब हट जाएगा तो अपवेलिंग होकर के यहाँ का ठंडा पानी ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो याद, ये कंडीशन क्या हो जाएगी कि यहाँ पर गर्म पानी हो गया, यहाँ पर ठंडा पानी हो गया, यहाँ पर ठंडा पानी है मतलब हाई प्रेशर है, और हाई प्रेशर से हवा कभी ऊपर उठेगी नहीं। ठीक है ना, तो इससे क्या होगा, भारतीय मानसून बहुत नेगेटिव रूप में इंपैक्ट होगा। अब सिंपली इसको समझते हैं बहुत बहुत आसान लैंग्वेज में। ठीक है, अब ये देखिए, नॉर्मल कंडीशन है, गर्म पानी उत्तर ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी तट पर जमा हो रहा है। ठीक है, जैसे ही कंडीशन चेंज हुई, सारी जो भी मैंने कारण बताए उसकी वजह से ये पानी वापस प्रति चक्रवातीय धाराओं के रूप में जो दक्षिण अमेरिका है, पेरू तट है, वहां पर जमा हो जाता है गर्म पानी। तो ऑस्ट्रेलिया के तट पर हो गया हाई प्रेशर, हाई प्रेशर से कभी हवाएं ऊपर नहीं उठती, तो इससे भारतीय मानसून होता है प्रभावित। ठीक है, अब देखिए यही सारी चीजें दे रखी है कि भाई अल नीनो है ना, वो एक गर्म चरण है, उसमें क्या होता है कि मध्य मध्य और पूर्वी प्रशांत महासागरीय क्षेत्र है ना, जैसे पेरू तट है, ठीक है, तो वहां पर क्या हो जाएगा, गर्म पानी इकट्ठा हो जाता है।
ठीक है? सुपर एल नीनो कब माना जाएगा? जब ये टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस से या फिर इससे अधिक हो जाए, ठीक है ना? उस समुद्र के जल का, ठीक है? ओके। अब देखिए ये लेटेस्ट रिपोर्ट है कि 2026 में एनओडब्ल्यूए या फिर डब्ल्यूएमओ के द्वारा वैश्विक जलवायु मॉडल का एक मजबूत, अत्यधिक मजबूत अल नीनो बना बताने की संभावना जता रहे हैं वो, कि जून से अगस्त 2026 के बीच में इसकी संभावना 80% तक बनी रहेगी, ठीक है ना? और अब ये सारी चीज़ें अपन ने डिस्कस कर ली है कि किससे प्रभाव पड़ता है। अब इसके प्रभाव को भारत के संदर्भ में देखते हैं कि पहली बात तो अगर एल नीनो आएगा, ठीक है ना? तो इसका सिंपल सा इम्पैक्ट क्या होगा कि कमज़ोर मानसून होगा। क्यों? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के तट पर ठंडा पानी होगा और वो कहीं न कहीं भारत के मानसून को नेगेटिव रूप से इम्पैक्ट करेगा, ठीक है? ओके, तो भारत की जो वर्षा है वो लगभग 70% कम हो जाएगी। आईएमडी के अनुसार 2026 में मानसून लॉन्ग पीरियड एवरेज लगभग 92% के आसपास रहने वाला, जो सामान्य से कम श्रेणी में आता है, ठीक है? वर्षा की मात्रा में कमी आएगी, है ना? लंबे ड्राई स्पेल्स रहेंगे, ठीक है? कृषि अर्थव्यवस्था कैसे प्रभावित होगी इसमें, कि भारत की लगभग 45% कृषि भूमि है ना, वो अभी भी पूर्णतः वर्षा पर निर्भर है, और अगर एल नीनो की वजह से बारिश कम हो जाएगी ना, तो कहीं न कहीं कृषि क्षेत्र है ना, वो गंभीर रूप से प्रभावित होगा, ऑब्वियसली आपको पता है। खाद्य मुद्रास्फीति, अब देखिए आरबीआई ने अनुमान जताया कि एल नीनो की वजह से अपसाइड इन्फ्लेशन रिस्क माना जाएगा, यानी कि आपूर्ति श्रृंखला है ना, जो सप्लाई चेन वो प्रभावित हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उत्पादन नहीं होगा तो मार्केट में कैसे सप्लाई होगी, ठीक है ना? सब्जी और दालों की कीमतें बढ़ जाएगी, खाद्य तेलों में आयात पर निर्भरता अपने को वापस बढ़ जाएगी, ठीक है ना? चारे की कमी के कारण दूध उत्पादन में भी कमी प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो सकती है, ठीक है? जल संकट तो ऑब्वियसली होगा, कम वर्षा के कारण जो रिजर्वॉयर है वो खत्म हो जाएंगे, सूख जाएंगे, ठीक है? भूजल दोहन बढ़ जाएगा, क्योंकि अगर तालाबों में पानी सूख गया तो फिर कुएं और नलकूपों से पानी का एक्सट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है ना? जल विद्युत परियोजनाएं जितनी भी चल रही है वो नेगेटिव रूप से इम्पैक्ट हो सकती है, उसमें बिजली की आपूर्ति कम हो सकती है अपने में, ठीक है? ओके, बिजली की मांग तो बढ़ेगी और बिजली की आपूर्ति कम हो जाएगी, ठीक है? डबल तरीके से अपने नेगेटिव इम्पैक्ट आ गया। हीट वेव्स, लू लू जैसे जो फिनोमिनल प्रक्रियाएं हैं वो बढ़ जाएगी, जैसे तीव्र हीट स्ट्रेस आ जाएगा, ठीक है ना? कार्य उत्पादकता घट सकती है मानव की, ठीक है? वनाग्नि होगी, पारिस्थितिकी जो आर्द्र भूमियां है वो सिकुड़ सकती है, वन्य जीवों का आवास प्रभावित हो सकता है, कोरल ब्लीचिंग हो जाएगी, ठीक है? मत्स्य पालन गंभीर रूप से प्रभावित होगा। अब सवाल आता है कि क्या भारत अल नीनो के लिए पूर्ण रूप से तैयार है या नहीं है, ठीक है ना? हालांकि नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा, लेकिन भारत कहीं न कहीं इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम पहले से मतलब बढ़ा चुका है। जैसे कि कृषि क्षेत्र में लचीलापन आ गया, जैसे सूखा प्रतिरोधी जो बीज है, उनका यूज़ कर रहे हो, सूक्ष्म सिंचाई का अपन उपयोग कर रहे हैं, ठीक है ना? कंटीजेंसी जो क्रॉप प्लानिंग है, उसका क्रियान्वयन किया जा रहा है ना? जिसको मतलब आकस्मिक रूप से प्रयोग किया जा सकता है संकट काल में, ठीक है? देश के जो 326 जिले हैं, उसमें विशेष जिला स्तरीय आकस्मिक योजनाएँ लागू कर दी है। खाद्य सुरक्षा बफर जैसे पीडीएस वगैरह जो है ना? उसके उसके द्वारा इसको पूरा किया जा सकता है खाद्य संकट को। अब इस मेंस के क्वेश्चन को देख लेते हैं एक बार, कि जीएस 1 और जीएस 3 से जोड़ा जा सकता है इसको, कि सुपर एल नीनो जो 2026 वाला है वो भारत की जल, खाद्य एवं ऊर्जा सुरक्षा को किस तरीके से प्रभावित कर सकता है, चर्चा कीजिए। तो इसमें कैसे इंट्रोडक्शन लिखा जाएगा कि एल नीनो को एक महासागरीय वायुमंडलीय परिघटना के रूप में जाना जाता है, जिसे मतलब वो आपने बता दिया कि जो प्रशांत महासागरीय क्षेत्र है ना? उसमें जल के जल क्षेत्र के गर्म अथवा ठंडे होने की प्रक्रिया होती है, ठीक है ना? उसमें आईएमडी के अनुसार लिख सकते हो आप, ठीक है? डब्ल्यूएमओ के अनुसार लिख सकते हो उसकी परिभाषा को, है ना? अब इसमें मुख्य भाग में आप लिखोगे कि भाई कैसे क्या-क्या चुनौतियाँ हैं, तो जल सुरक्षा है, खाद्य सुरक्षा का मामला हो जाएगा, ऊर्जा सुरक्षा, सामाजिक पर्यावरणीय प्रभाव क्या पड़ेगा, सरकारी नीतियाँ एवं सुरक्षा उपाय क्या क्या अपनाए जा सकते हैं, ठीक है ना? निष्कर्ष में लिखना है कि भाई एक मौसमी परिघटना न मान करके जलवायु आर्थिक जोखिम की तरह एल नीनो को माना जाना चाहिए, और इसके लिए दीर्घकालिक समाधान के लिए टिकाऊ जल शासन या फिर जो वाटर गवर्नेंस है और लचीली जो कृषि प्रणाली है उसको आगे बढ़ाने पर कार्य किया जाना चाहिए, ठीक है? प्रीलिम्स का क्वेश्चन देखिए, अल नीनो के दौरान पूर्वी और मध्य प्रशांत महासागर का तापमान सामान्य से अधिक हो जाता है, ठीक है? पहला सही है। अल नीनो सामान्यतः भारत के दक्षिण पश्चिमी मानसून को कमजोर कर सकता है, सही है। अल नीनो के दौरान व्यापारिक पवनें अत्यधिक मजबूत हो जाती है, गलत, ठीक है ना? कमजोर हो जाती है। अपने पहले डिस्कस किया ना, ये जो व्यापारिक पवनें है ना, ये कमजोर हो जाएगी, मजबूत होगी तो इस तरफ बढ़ जाएगा पानी, सारा गर्म पानी। तो इसमें केवल 1 और 2 हो जाएगा सही, तीसरा हो जाएगा गलत, ठीक है? तो ये अल नीनो के बारे में आज अपन ने पढ़ा, किस तरीके से ये कार्य करता है और किस तरीके से भारत के ऊपर इम्पैक्ट डाल सकता है। बाकी ऐसे कंसेप्चुअल वीडियो लगातार आते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।